हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी की क्लास एनसीईआरटी बुक से, जिसे आप ज़रूर देखिए। यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्लास 6 में 8 चैप्टर हैं, जिसे हम धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से अपलोड करते जाएंगे। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी की क्लास की फर्स्ट चैप्टर, विविधता की समझ से। विविधता की समझ से भारत में विविधता क्या होती है। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का दूसरा अर्थ प्रजा होता है। अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का दूसरा अर्थ प्रजा होता है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न तो अवसर है, न ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है। इसीलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था जो होती है असमानता का उदाहरण है। आपके पेपर में पूछा जाएगा पेपर में कि जाति व्यवस्था जो है किसका उदाहरण है, तो आप वहाँ पे टिक करेंगे असमानता का उदाहरण है। इसी प्रकार से क्वेश्चंस वन लाइनर में पूछे जाते हैं। झारखंड के आदिवासी अभिवादन के लिए एक दूसरे को जोहार कहते हैं। झारखंड के आदिवासी एक दूसरे अभिवादन के लिए क्या कहते हैं, तो जोहार कहते हैं। झारखंड के आदिवासी क्या कहते हैं, जोहार कहते हैं। फनैक मणिपुर की महिलाएं पहनती हैं। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मणिपुर की महिलाएं क्या पहनती हैं, तो फनैक पहनती हैं। उनका एक आभूषण होता है जिसे फनैक कहते हैं। अब 5 ऑप्शन में ये सब दे देगा, उसी का ये निचोड़ है एनसीईआरटी में, जो कि आपके क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, आंसर के रूप में रहेगा। उपयुक्त सभी में, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसी प्रकार टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। लोग निम्नलिखित कारणों से यात्राएं करते थे: खेती या बसने के लिए ज़मीन की तलाश में, व्यापार के लिए, सूखे और अकाल के कारण, काम की तलाश में, युद्ध के कारण लोग यात्राएं करते थे। भौगोलिक स्थितियां विविधता उत्पन्न करती हैं। भौगोलिक स्थितियां क्या उत्पन्न करती हैं, विविधता उत्पन्न करती हैं। आइए भारत के 2 भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। तो सर्वप्रथम हम लद्दाख के बारे में चर्चा करेंगे कि उसकी स्थिति के बारे में, फिर उसके पशुपालन तथा व्यापार के बारे में चर्चा करेंगे। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों पर बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों पर बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, टिक। पूर्व में, जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों पर बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ बारिश बिल्कुल न होने के कारण खेती कम संभव है। यह इलाका वर्ष में लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। पेड़ बहुत कम उगते हैं। पीने के पानी के लिए गर्मी के महीनों में पिघली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। इसे ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। इसे ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। पशुपालन तथा व्यापार। पशुपालन तथा व्यापार। लोग खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन इकट्ठा करके व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही यह साल बुनी जाती है। मुख्यतः कश्मीर में ही यह साल बुनी जाती है।
प्राचीन समय में इसी रास्ते के मध्य एशिया के काफ़िले तिब्बत पहुंचते थे। ये काफ़िले अपने साथ साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया लेकर चलते थे। लद्दाख के भोजन के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। लद्दाख के धर्म के बारे में जानते हैं। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। लद्दाख को क्या कहते हैं? छोटा तिब्बत। आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि छोटा तिब्बत किसको कहा जाता है, तो आप वहाँ पे टिक करेंगे कि लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। 400 साल पहले इस्लाम धर्म यहाँ पहुँचा। अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। इस्लाम कब पहुँचा था? तो 400 साल पहले इस्लाम धर्म लद्दाख में पहुँचा। अब यहाँ अच्छी खासी में संख्या में मुसलमान रहते हैं। तिब्बत का ग्रंथ बहुत पूछा जाता है क्वेश्चंस। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को बौद्ध व मुसलमान दोनों ही गाते हैं तथा नाटक खेलते हैं। तिब्बत का ग्रंथ क्या है? केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को बौद्ध व मुसलमान दोनों ही गाते हैं तथा नाटक खेलते हैं। अब केरल की स्थिति और व्यापार के बारे में हम चर्चा करेंगे कि केरल किस प्रकार से वहाँ के धर्म की उत्पत्ति, व्यापार और स्थिति आई। केरल की स्थिति बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा है। तो केरल कहाँ पे बसा है? भारत के दक्षिणी और पश्चिमी में कोने पर बसा राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा है तो दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके व्यापार के बारे में चर्चा करें उससे पहले हम धर्म के बारे में चर्चा कर लेते हैं। धर्म, केरल के धर्म के बारे में ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस, कौन? संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। संत थॉमस को ही भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय जाता है। इब्न बतूता करीब 700 साल पहले यहाँ आए। उन्होंने लिखा मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। इब्न बतूता करीब 700 साल पहले यहाँ आए। उन्होंने लिखा मुसलमान समुदाय की यहाँ पे बहुत इज्जत थी। ऐतिहासिक प्रभाव के कारण यहाँ यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म को लोग मानते हैं। अब आइए केरल के व्यापार के बारे में चर्चा करते हैं, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ये पहाड़ियाँ काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि के लिए प्रसिद्ध हैं। केरल की पहाड़ियाँ जो हैं काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि के लिए प्रसिद्ध हैं। मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए आकर्षक बना हुआ है। किसके कारण? मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए आकर्षक बना है। वास्को डी गामा ने पुर्तगालियों को समुद्री रास्ते के जरिए भारत आने का रास्ता बताया। किसने बताया? वास्को डी गामा ने पुर्तगालियों को समुद्री रास्ते के जरिए भारत आने का रास्ता बताया। सबसे अधिक अरबी और यहूदी भारत में व्यापारी आए। चीन के व्यापारी भी यहाँ आए थे। चीन वाला मछली पकड़ने का जाल और चीना चट्टी जो है तलने का बर्तन, ये चीन के प्रसिद्ध औजार हैं, जिसके नाम है चीन वाला, चीना चट्टी। चीना चट्टी तलने का बर्तन है, चीन वाला मछली पकड़ने का जाल है। केरल के खान पान के बारे में चर्चा करते हैं। केरल की उपजाऊ ज़मीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। केरल की उपजाऊ ज़मीन किसके लिए उपयुक्त है? चावल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अधिकतर लोग यहाँ पे क्वेश्चंस में पूछा जाता है
कि केरल के लोग क्या खाते हैं। अधिकतर लोग यहाँ पे मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई। लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी तरफ खींचा। किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसने विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया है। भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार जवाहरलाल नेहरू ने ही दिया है। क्वेश्चंस में आता है कि अनेकता में एकता का विचार किसने दिया था, तो आप वहाँ पे टिक करेंगे जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो आज यहाँ पे आपका एक लेसन समाप्त होता है, पॉलिटी का एक लेसन समाप्त हो जाता है, एक चैप्टर समाप्त हो गया। कल हम सेकंड चैप्टर का वीडियो अपलोड करते जाएंगे। ये जो है अभी जो सीरीज़ स्टार्ट है पॉलिटी और जियोग्राफी की, इसके बाद हम एक जियोग्राफी की वीडियो अपलोड करेंगे, आप उसको भी देख लीजिएगा। ये आपके एग्ज़ाम में चाहे वो आपका स्पेशल पीआरटी हो या आपका जनरल पीआरटी हो, यह दोनों में लाभदायक होगा, यह दोनों में लाभदायक होगा। तो आप वीडियो में बने रहिए, आप देखते रहिए तथा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि एनसीईआरटी कोई पढ़ाता नहीं है। जो पढ़ाते हैं तो पेड कोर्स में ही पढ़ाएंगे, हम आपको फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप आराम से पढ़िए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगी कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।